हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 1 विच इज़ फेबल्स एंड फोक टेल्स। जैसे कि हमने हमारे ओवरव्यू के वीडियो में देखा था कि जो फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसमें हमारे 2 लेसन्स एंड 1 पोअम है। पोअम बोले तो पोएम, उसका सही प्रोनाउंसिएशन पोअम होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर मैम पोअम कह रही है, क्यों? क्योंकि पोअम मीन्स पोएम ही होता है, बिकॉज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पोअम। ओके, तो जो फेबल्स एंड फोक टेल्स है, व्हाट डू यू मीन बाय फेबल्स एंड फोक टेल्स? फेबल्स का मतलब होता है कुछ ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज, कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जिसका कुछ ना कुछ मॉरल होता है, यानी ये कहानियाँ आपको कुछ ना कुछ सीख, कोई लेसन सिखाती हैं, लाइफ का कोई ना कोई लेसन, कुछ सीख देकर जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फेबल्स। एंड फोक टेल्स का मतलब होता है पुरानी लोक कथाएँ, जो दादी नानियाँ हमें सुनाती थी कि अच्छा एक ज़माने की बात है, ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, फिर राजा ने ऐसा कहा था, तो उन्हें हम कहते हैं फोक टेल्स। तो हमारे यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, आज हम वो स्टार्ट करेंगे एंड इसी का आज हम लेसन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हमारे आज के वीडियो में। तो अ बॉटल ऑफ ड्यू, बॉटल तो हमें पता है क्या होता है, एक बॉटल। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू? ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें। जब विंटर सीजन में आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह 5-6 बजे जाएंगे एंड प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन पर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स मिलेंगे। उन्हें हम ओस की बूंदें यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स या फिर ड्यू। तो उसी के बारे में आज हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि आपको कौन दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक पर्सन दिख रहा है, एक इंसान दिख रहा है, और इस तरीके से इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बाबा, या जिसको हम पंडित बोल सकते हैं या महाराज जी बोल सकते हैं, वो दिख रहे हैं। और अगर हम इस बॉय के एक्सप्रेशन को देखें तो ये ध्यान से इस महाराज की बातें सुन रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, और ये महाराज इस तरीके से उनका एक्सप्रेशन है, तो यानी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं इस पर्सन को। तो बेसिकली इसकी कोई लाइफ की प्रॉब्लम होगी या कुछ परेशानी, कोई शंका या दुविधा होगी, जिसको ठीक करने के लिए या कुछ सजेशन, कुछ सुझाव लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए, हल जानने के लिए वो इन बाबा के पास गया है, और शायद बाबा या महाराज जी इसको सिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से समझ आता है। चलिए, लेसन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, तो पहले हम एक्टिविटी करते हैं एंड फिर हम हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। रीड यानी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं। Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. तो यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं और हर word के सामने 2 pictures दी हैं। जैसे ये word है, इसकी 2 pictures, ये word है, इसकी 2 pictures and so on. यहाँ पर आपको word पढ़ना है, उसका meaning, उसका अर्थ guess करना है, और according to the meaning इन 2 pictures में से इस word के लिए सही वर्ड को या सही पिक्चर को आपको क्या करना है? सर्कल करना है, जो उस वर्ड के मीनिंग से मैच हो रहा हो, और फिर आपको अपने आंसर्स जो हैं अपने क्लासमेट से, अपनी टीचर के साथ शेयर करना है। आप अपने आंसर्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है वरिड। वरिड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत वरिड होते हो, बहुत टेंशन में होते हो, बहुत चिंता में होते हो। तो वरिड का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत टेंस्ड हो, जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत चिंता में हो। तो इन दोनों पिक्चर्स में अगर हम देखें तो कौन सी गर्ल वरिड दिखाई दे रही है? फर्स्ट गर्ल को अगर आप देखें, उसके एक्सप्रेशंस देखें तो येस शी इज़ वेरी वरिड, टेंशन में वाकई दिखाई दे रही है। और दूसरी वाली गर्ल तो शी इज़ हैप्पी, शी इज़ वेरी चिल, खुश है किसी बात से। तो वरिड मतलब जो बहुत टेंशन में होता है, एंड इन दोनों में वरिड ये गर्ल दिख रही है, तो हम इस गर्ल की पिक्चर को क्या कर देंगे? सर्कल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लांटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन? प्लांटेशन का मतलब होता है जब एक फील्ड, एक ज़मीन पर एक ही टाइप के बहुत सारे क्रॉप्स उगे हुए हों, यानी एक ही क्रॉप की खेती बाड़ी हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे बनाना के जो प्लांट्स हैं, ध्यान से अगर देखेंगे बनाना के प्लांट्स की प्लांटेशन है, यानी सिर्फ बनाना के प्लांट्स की ही प्लांटेशन दी हुई है यहाँ पर। तो एक ही क्रॉप, बनाना क्रॉप का प्लांटेशन है, यानी वो उस फील्ड पर ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक अकेला ट्री दिखाई दे रहा है, एक अकेला पेड़। तो प्लांटेशन यहाँ पे किसकी है? प्लांटेशन की पिक्चर मुझे ये दिख रही है क्योंकि बनाना क्रॉप की यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। तो आई विल सर्कल दिस पिक्चर। फाइन, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेज। सेज का मतलब होता है कोई साधु, कोई संत, कोई बाबा या कोई महाराज जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सिखाता है, कोई लाइफ का नॉलेज देता है। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पहला पिक्चर है यही मुझे साधु संत बाबा टाइप के दिख रहे हैं। और सेकंड जो है यहाँ पे वो एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जियों बेचने वाला कोई ग्रोसर शॉप है, ग्रोसरी का भैया है वो। तो ये तो सेज नहीं होगा, तो डेफिनेटली दिस इज सेज एंड वी विल सर्कल दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज। जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत सरप्राइज हो जाती हो कि अरे ऐसा भी हो गया, अरे ऐसा हो गया, यानी आप शॉक्ड हो, कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड हो किसी चीज़ को सुनकर या देखकर। तो इन दोनों बॉयज़ में से किस बॉय का एक्सप्रेशन हमको शॉक्ड दिख रहा है? अगर हम इस बॉय को देखें तो इसके आइज़ ऊपर की तरफ हैं, यानी ये कुछ सोच रहा है, ही इज़ इन डीप थिंकिंग, कुछ सोच रहा है कि अच्छा ऐसा वैसा। लेकिन अगर हम सेकेंड बॉय की पिक्चर को देखेंगे तो ही इज़ डन लाइक दिस, दैट मीन्स ही हैज़ गॉट सम शॉकिंग न्यूज़, कुछ ना कुछ शॉक वाला न्यूज़ सुनी है इसने या कुछ देखा है। तो क्योंकि सरप्राइज है, ये शॉक हो गया है कुछ चीज़ देखकर या सुनकर, सो वी विल सर्कल दिस पिक्चर। तो सब वर्ड्स के मीनिंग से मैच होने वाली पिक्चर को हमने सर्कल कर दिया है एंड यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी खत्म होती है। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर की स्टोरी से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है और क्लास में अपने फ्रेंड्स और अपनी टीचर से अपने आंसर्स को डिस्कस करना है। आप अपने आंसर्स मेरे साथ बिल्कुल अपने कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेट्स रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? आपको थिंक करना है, सोचना है उस टाइम, उस वक्त के बारे में, व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत हार्ड वर्क कराया था, बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत मेहनत करी थी। व्हाट डिड यू डू देन? और ये मेहनत करके अपने काम में ये एफर्ट लगा के व्हाट डिड यू डू देन, आपने तब क्या किया? सो आप कोई सिचुएशन सोच सकते हैं कि कब आपने हार्डवर्क किया था और उस हार्डवर्क करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला और फिर उस वक्त आपने क्या किया। अगर मैं अपने आंसर के बारे में बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आई वर्कड हार्ड एट द एज ऑफ 8 इन क्लीनिंग एंड टाइडिंग द रूम। बाय डूइंग दिस ऑल माई थिंग्स वर अरेंज्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड लुक्ड टाइडी। यानी मैंने तब बहुत हार्डवर्क था, बहुत मेहनत करी थी। जब मैं कितने ईयर्स की थी? आई वॉज 8 years old, 8 साल की थी मैं। और तब मैंने क्या हार्डवर्क किया था? क्लीनिंग करने में एंड टाइडिंग द रूम, अपने रूम की साफ़ सफाई क्लीनिंग करने में मैंने बहुत मेहनत मशक्क़त करी थी। और ये सब करने से उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मेरी सारी थिंग्स, मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस, अपनी सही जगह पर अरेंज्ड थी। कोई भी चीज़ बिखरी हुई, फैली हुई नहीं थी। और जो पूरी जगह थी, पूरा जो रूम था, इट लुक्ड वेरी टाइडी, बिल्कुल प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, टाइडी दिखा। तो तब से लेके आज तक आई ऑलवेज क्लीन माई रूम एंड मुझे क्लिनलीनेस में रहने की आदत है। एंड उससे ऑब्वियसली जब आप साफ़ सफाई की जगह पे रहते हो तो यू फील गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प यू? अब ये जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करें, जैसे मैंने ये रूम साफ़ करने का काम किया, हर चीज़ मेरी प्रॉपरली अरेंज थी, तो अब ये सब हुआ। तो इस रूम साफ़ करने की जो हार्डवर्क मैंने किया, इस चीज़ ने मेरी हेल्प, मेरी मदद कैसे करी मेरे फ्यूचर लाइफ में या मेरी प्रेजेंट लाइफ में? तो लेट्स चेक द आंसर। इट हेल्प मी टू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनलीनेस। माई पेरेंट्स अप्रिशिएटेड माई वर्किंग सो हार्ड। तो कैसे हेल्प मिली मुझे? ये हेल्प हुई कि मुझे अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लिनलीनेस समझ में आ गया कि लाइफ में क्लिनलीनेस यानी साफ़ सफाई का कितना इम्पॉर्टेंस है, कितना महत्व है, कि साफ़ सफाई में रहना और साफ़ सफाई करना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे वर्क को, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया, यानी तारीफ़ करी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया,
साफ़ सफाई में रही और ये गुड हैबिट तुमने अपने अंदर डेवलप करी, विच विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड इट मेक यू फील? जब आपने हार्ड वर्क किया, सब कुछ चीज़ें अरेंज थी, प्रॉपर थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे क्लेanलीनेस की इंपॉर्टेंस लाइफ में समझ में आई, तो इन सब चीज़ों से मुझे कैसा फील हुआ? हाउ डिड इट मेक यू फील? मुझे क्या फीलिंग आई, कैसा फील हुआ? लेट्स चेक माई आंसर। I felt great pleasure in the appreciation of my work by my parents. I learnt the importance of cleanliness at physical and emotional levels. I felt great pleasure, यानी मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पीनेस मिली जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया, यानी मेरी बहुत तारीफ़ करी। साथ ही साथ मैंने क्लेanलीनेस की इम्पोर्टेंस यानी सफाई का क्या महत्व है हमारी पूरी लाइफ में, वो फिज़िकल एंड इमोशनल लेवल पर सीखा। फिज़िकल लेवल पर मतलब कैसे, यानी जब मैंने क्लीन करने का जो क्लॉथ होता है उठाया होगा, साफ़ सफाई करी होगी, तो मुझे फ़िज़िकल लेवल पे समझ में आया कि सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है। गंदा तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं, गंदगी तो बहुत जल्दी फैला देते हैं, लेकिन कपड़ा उठा के साफ़ करने में या फिर मॉपिंग करने में यानी पोछा लगाने में कितना फ़िज़िकल एफ़र्ट लगता है, मुझे वो समझ में आया। एंड इमोशनल लेवल पे मुझे क्या समझ में आया कि साफ़ रहने के बाद, करने के बाद, सफाई करने के बाद जब मैं रूम में बैठी तो मुझे कितना अच्छा फ़ील हुआ। यस, जब सब चीज़ें प्रॉपरली अरेंज थी तो एक, और जब मुझे पेरेंट्स से अप्रिसिएशन मिली, तारीफ़ मिली, तो एक इमोशनल लेवल पे मुझे बूस्ट मिला, यानी मुझे अच्छा मिला। ओके, तो आपके जो भी आंसर्स हो सकते हैं आप लिख सकते हैं। यस, दिस वॉज माई आंसर, आई रोट दिस। ओके, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ से हमारा जो लेसन होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। तो लेट्स रीड आवर फर्स्ट पार्ट। Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एक आदमी की, एक पर्सन की, जिसका नाम है रामनाथा। अब इंग्लिश में अगर हम किसी के भी नाम को लिखते हैं तो नेम के लास्ट में ए लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर्सन का अगर हिंदी में नाम बोलें तो इसका नाम ये रहा होगा रामनाथ, इसका नाम रहा होगा रामनाथ। लेकिन रामनाथ को अगर इंग्लिश में बोलेंगे हम तो हम ए लगा देंगे, रामनाथा। अब लगा हमने ए दिया, ये इंग्लिश का रूल है। अब लगा हमने ए दिया तो वो रामनाथा हो गया, लेकिन हम इसको रामनाथ ही रीड करेंगे। लेकिन स्पेलिंग में आपको ये ए लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज स्पेलिंग एरर आपका हो जाएगा, गलती हो जाएगी एग्ज़ाम में। ओके, तो बता रहे हैं कि रामनाथा एक पर्सन था। वो किसका बेटा था? एक रिच लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड कौन होता है? किसी ज़मीन का मालिक या किसी घर का मालिक। तो लैंडलॉर्ड यानी बेसिकली ज़मींदार, ज़मींदार की बात हो रही है यहाँ पे कि वो एक बड़ी सी ज़मीन का मालिक था। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत पैसे वाला था, रिच था, लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार था, क्रॉप्स उगाने का बेसिकली फार्मिंग का काम करता था। रामनाथ उसका बेटा था। अब रामनाथ बहुत रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। उसके फादर की एक दिन डेथ हो गई। जब उसके फादर की डेथ हो गई तो उसके फादर रामनाथ के लिए क्या छोड़ के गए? ऑब्वियसली लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी बहुत बड़ी लंबी लंबी ज़मीन छोड़ के गए अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कमाई होगी। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब क्या है? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी जो लैंड रामनाथ के फादर का था वो पूरा अपनी डेथ के बाद वो अपने बेटे रामनाथ के लिए छोड़ कर गए। लेकिन जो रामनाथ था उसने एक दिन भी नहीं स्पेंड किया अपने फादर के लैंड की देखभाल करने में। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फादर की कोई शॉप है और उनकी डेथ हो जाती है तो वो अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो शॉप छोड़ के जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? फिर उस शॉप को रन करते हैं, उस शॉप को चलाते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यस, यही फैमिली बिजनेस होता है। उसी तरीके से रामनाथ के जो फादर थे उन्होंने भी जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी जो बड़ी बड़ी ज़मीन थी, अपने बेटे रामनाथ के लिए छोड़ कर गए अपनी डेथ के बाद। लेकिन रामनाथ का क्या फ़र्ज़ बनता था?
बनता था ये फ़र्ज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो भी अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, लैंड पर ध्यान दे, प्रॉपर पानी डाले, क्रॉप्स उगाए, ये सब करे। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन भी अपने फादर के लैंड को देखा ही नहीं, छोड़ दिया। लैंड पूरा ख़राब हो गया, जंगली पेड़ पौधों से भर गया। अब ये उसने क्यों किया? दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब रामनाथ ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया था क्योंकि इसके दिमाग में बहुत फ़नी आइडिया था, एक बहुत ही फ़नी, एक बहुत ही मजाकिया बात थी। वो ये बिलीव करता था, वो ये अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात पक्के से मानता था कि इस दुनिया में एक मैजिक पोशन होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोशन? पोशन का मतलब होता है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एक लिक्विड, एक जादुई पानी होता है जिसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं, एक औषधि होती है। यानी हम कार्टून्स में और उसमें देखते हैं ना कि जादुई शक्तियों का अमृत है, रस है, तो उसे भी ऐसा दिमाग में लगता था कि इस दुनिया में एक मैजिकल पोशन होता है, यानी जादुई शक्तियों वाला एक लिक्विड, एक पानी होता है। और उस पानी को आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर डालोगे तो वो चीज़ किस चीज़ में बदल जाएगी? गोल्ड में, यानी सोने की बन जाएगी। ऐसा रामनाथ सोचता था। अब हमें पता है कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन रामनाथ ऐसा सोचता था। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. अब पूरा टाइम, अपना पूरा दिन रामनाथ क्या करता था? इस पोशन के बारे में ही सोचता रहता था कि मैं इस पोशन को कैसे बनाऊं, कैसे ये पोशन, ये जादुई शक्तियों वाली औषधि, ये लिक्विड मुझे मिल जाए, फिर कैसे मैं हर चीज़ को गोल्ड में चेंज कर दूंगा। पूरा दिन यही सब सोचता रहता था वो। इसके लिए वो क्या करता था? बहुत सारे लोगों के पास जाता था, बड़े बड़े लोगों के पास, बताओ कैसे बनता है। और लोग क्या करते थे? पीपल चीटेड हिम, लोग इसको बेवकूफ़ बनाते थे। बता तो देते थे कि ऐसे बनता है, वैसे बनता है, रामनाथ करता भी था, और वो लोग बदले में इससे पैसे ले लेते थे, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई पोशन होता ही नहीं है। तो लोग इसको बेवकूफ़ बना देते थे, चीट करते थे और इससे पैसे ले लेते थे, और रामनाथ का वो कोई पोशन वोशन तो बनता ही नहीं था। लोग प्रॉमिस करते थे, इससे प्रॉमिस करते थे कि ठीक है हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे ये पोशन, कैसे जादुई शक्तियों वाला औषधि बनता है, हमें इसके बदले में पैसे दो। रामनाथ पैसे देता था, वो लोग पैसे खा जाते थे, यानी पैसे चुपचाप ले लेते थे और उसको बताते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट ही डिड नॉट गिव अप। कौन ही मतलब रामनाथ। गिव अप का मतलब क्या होता है? स्टॉप ट्राइंग, जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। अब रामनाथ ने इतने सारे लोगों के पास गया, लोगों ने उसको चीट किया, बेवकूफ़ बनाया, प्रॉमिस करा कि हाँ हम बताएंगे तुम्हें कैसे ये पोशन बनता है, और बताया भी नहीं, इससे पैसे ऐंठ लिए, पूरे पैसे इससे ले लिए। लेकिन फिर भी रामनाथ डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। फिर भी वो कहीं ना कहीं लोगों के पास ये पोशन के बारे में जाता था, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ इस पोशन के ही बारे में था। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. अब रामनाथ की जो वाइफ है, जो उसकी बीवी, जो उसकी पत्नी है, जिसका नाम है मधुमती, वो ये सब देख देख के बहुत टायर्ड, बहुत थक गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी अपने हस्बैंड रामनाथ को देख के। वो देख रही थी कि उसका हस्बैंड रामनाथ सारा दिन सिर्फ इस पोशन के बारे में सोच रहा है, अलग अलग लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उससे पैसे ऐंठ ले रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं उससे कि हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे ये पोशन बनता है, और बताते भी नहीं हैं। वो देख रही थी कि मेरा हस्बैंड रामनाथ कितने सारा मनी, कितना सारा पैसा जो है स्पेंड कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है इस फालतू के पोशन के लिए, कि बस लोगों के पास जा रहा है कि ये लो पैसे, मुझे बताओ पोशन कैसे बनता है, और लोग उसको बेवकूफ़ बना देते थे, चीट कर देते थे। यस, तो उसकी वाइफ परेशान हो गई कि भाई मेरा पति तो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, और कहीं ना कहीं वह श्योर हो गई थी, शी वॉज श्योर, कहीं ना कहीं मन में उसको पक्के से समझ में आ गया था कि अगर इस तरीके से फालतू पैसा मेरा हस्बैंड खर्च करता रहा तो वी वुड बी विदाउट मनी, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। शी वॉज वेरी वरिड। वन डे a famous sage called Mahipati came to their town.
Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक बहुत फेमस, बहुत जाने माने सेज यानी महाराज जी, पंडित जी जो थे जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में, उनके छोटे से शहर में आए। किनके शहर में? रामनाथ और मधुमती, दोनों हस्बैंड वाइफ के शहर में आए। ठीक है, रामनाथ जो था महीपति का फॉलोवर बन गया, यानी उनका शिष्य बन गया। जी पंडित जी, जी महाराज जी करके उनका शिष्य बन गया। एंड जैसे कि वो सबसे पूछता है, ऑब्वियसली रामनाथ ने महीपति जो ये सेज आए थे, जो ये आए थे, क्या नाम है, पंडित महाराज जो थे, जो साधु थे, उनसे पूछा कि भाई मुझे बताओ ये पोशन, ये जादुई औषधि कैसे बनती है। टू हिज सरप्राइज, यानी जैसे ही महीपति ने, जो सेज थे, उन्होंने रामनाथ से बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ये पोशन कैसे बनता है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ हिमालयाज़ में, यानी बड़े बड़े हिमालय पर्वतों पे जाता हूँ, वहाँ पे बैठ के अपनी प्रेयर्स करता हूँ, अपनी आराधना करता हूँ, वहाँ पे मुझे पता चला कि ये पोशन कैसे बनता है। और ये बात सुन के रामनाथ बहुत शॉक कि अरे चलो कोई तो मिला जिसने मुझे बोला कि हाँ हाँ मुझे ये पोशन, ये जादुई शक्तियों वाला वाटर बनाने आता है। लेकिन महीपति कहते हैं बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये पोशन बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है रामनाथ। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामनाथ को तो अपने लक, अपने इस लक पर बिलीव ही नहीं हो रहा था यार कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे फाइनली कोई बता रहा है कि ये पोशन कैसे बनता है। भले ही डिफ़िकल्ट है, भले ही मेरा काम मुश्किल है, बट ठीक है, कोई एटलीस्ट मुझे बता रहा है। वो तो बहुत खुश है कि कितना लकी हूँ मैं भाई। वो क्या बोलता है महीपति से, टेल मी, वो रिक्वेस्ट करता है, बहुत उनसे हाथ पैर जोड़ता है कि नहीं नहीं आप मुझे प्लीज़ बताओ कि कैसे ये पोशन बनता है, मैं तो बनाऊंगा चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट हो। ओके, you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. अब महीपति जो कि सेज, जो कि साधु थे, वो रामनाथ से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस पोशन को बनाने के लिए। तो बताते हैं कि तुम्हें प्लांट करना पड़ेगा, यानी तुम्हें उगाना पड़ेगा। क्या? बनाना प्लांट, यानी केले का पेड़ तुम्हें एक उगाना पड़ेगा और रेगुलरली, यानी हर रोज़ अपने खुद के हैंड्स, अपने खुद के हाथों से उसको पानी देना पड़ेगा, वाटर करना पड़ेगा। और जब विंटर सीज़न, जब सर्दियों का मौसम आएगा, तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जो ड्यू होती है लीव्स पर, उसको देखना पड़ेगा। ड्यू मैंने आपको बताया था विंटर के सीज़न में, यानी सर्दियों के मौसम में ही इस तरीके से पत्तियों पर आप सुबह सुबह देखेंगे ऐसे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। तो इस वाटर के ड्रॉप्स को हम ड्यू या हिंदी में ओस की बूंदें कहते हैं। तो महीपति रामनाथ से कहते हैं कि भाई सर्दियों के मौसम में जो मॉर्निंग में जो ड्यू होगी वो तुम्हें पत्तियों पर दिखेगी। तुम्हें इस ड्यू को, इस ओस की बूंदों को, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है, यानी इकट्ठा करना है किसी बॉटल में और स्टोर करना है, यानी इकट्ठा करके रखना है एक बॉटल में। तब तक इकट्ठा करते रहना है इन ड्यू ड्रॉप्स को तुम्हें जब तक वो 5 लीटर्स के ना हो जाए, मैंने 5 लीटर पानी ना हो जाए। अब 5 लीटर का पानी की बॉटल अगर आप देखोगे तो इतनी सारी होती है, अगर आप लीव्स पे देखोगे तो ये तो थोड़ी थोड़ी सी होती हैं ये ड्रॉप्स, और सिर्फ विंटर सीजन में ही आती है, समर सीजन में आती नहीं है। और रेनी सीजन में तो बारिश का पानी होता है, ये ड्यू ड्रॉप्स का वाटर नहीं होता है, वो तो रेन का पानी होता है। यस, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने, और तब तक कलेक्ट करने हैं जब तक ये 5 लीटर ना भर जाए पूरी बॉटल के। फिर तुम्हें इस 5 लीटर की ड्यू ड्रॉप्स वाली वाटर बॉटल को मेरे पास लाना है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। चैंट का मतलब क्या होता है? मंत्र पढ़ना। चैंट करना यानी कुछ मैं मंत्र पढ़ूंगा।
टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। जब आप रिपीटेडली कुछ वर्ड्स को रिपीट करते हो, बोलते हो, कोई फ्रेज बोलते हो, बेसिकली कोई मंत्र रिपीट कर रहे हो, कोई मंत्र चैंट कर रहे हो आप, तो कहते हैं वो कि तुम मेरे पास ये 5 लीटर्स की ड्यू ड्रॉप्स की वाटर बॉटल लेके आना, मैं इस पर कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूँगा, यानी कुछ जादुई मंत्र चैंट करूँगा, कुछ बोलूँगा, और फिर ये जो 5 लीटर के ड्यू ड्रॉप्स हैं, पानी है, ये मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो जादुई औषधि बन जाएगा मेरे जादुई मंत्र से। जब तुम इस पानी का एक ड्रॉप भी, एक बूंद भी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर डालोगे, तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल टर्न इनटू गोल्ड, सोने की बन जाएगी। ऐसा किसने बोला? महीपति ने रामनाथ से। रामनाथ was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामनाथ ये बात सुन के बहुत वरिड, बहुत चिंतित हो गया, टेंशन में आ गया। वो महीपति से कहता है, आप मुझे ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स तो सिर्फ सर्दियों के मौसम विंटर सीजन में आते हैं, और ये जो विंटर का सीज़न होता है ये सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आता है, सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आता है, बाकी पूरे साल भर ड्यू ड्रॉप्स तो होंगे ही नहीं। ऐसे तो मुझे ईयर्स यानी कितने साल लग जाएंगे इन ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करने में। 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स मतलब मुझे कितने साल लगेंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। तो महीपति ये बात सुनते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ एक बनाना प्लांट लगाओ, तुम जितने चाहो उतने बनाना के प्लांट्स अपने लिए लगा सकते हो, क्योंकि जितने बनाना प्लांट्स होंगे उसमें उतनी पत्तियाँ, उतने लीव्स ग्रो होंगी, और जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतने ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स होंगे। तो तुम जितने चाहो बनाना प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, बट रिमेंबर, याद रखो कि इन पेड़ों की देखभाल, केयर, यानी आपको लुक आफ्टर करना है। जो देखभाल करोगे वो तुम्हें खुद करनी है, किसी की मदद नहीं लेनी। और जो ये ड्यू ड्रॉप्स तुम कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे बॉटल में, ये भी तुम्हें खुद करना है, किसी और से नहीं करना, खुद करना है सब कुछ अपने खुद के हाथों से, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर ओवर होता है, एंड फर्स्ट पार्ट के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, पहले उनको आंसर करते, फिर हम आगे सेकंड पार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। Let's read our first question of our first part. What did रामनाथ believe? रामनाथ क्या बिलीव करता था, यानी उसको किस बात पर यकीन था? तो रामनाथ को क्या यकीन था कि हाँ भाई, इस दुनिया में कहीं ना कहीं मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो जादुई औषधि, वो लिक्विड होती है, रियलिटी में नहीं होती, लेकिन रामनाथ को यकीन था, बिलीव था कि नहीं नहीं बनता होगा और कहीं ना कहीं तो होगा। Let's check the answer. Ramanath believed that there was a magic potion and it could turn any object into gold. तो रामनाथ को ये बात का यकीन था कि हाँ हाँ भाई, डेफिनेटली इस दुनिया में मैजिक पोशन, जादुई शक्तियों वाला औषधि होता है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सामान को गोल्ड यानी सोने में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? जो सेज थे, जो साधु थे, उन्होंने कैसे हेल्प की, कैसे मदद करी रामनाथ की? तो उन्होंने बताया रामनाथ को कि हाँ भाई, एक इस तरीके का जो पोशन होता है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर उन्होंने तरीका बताया कि तुम 5 लीटर ऑफ ड्यू ड्रॉप्स खुद अपने हाथ से कलेक्ट करो, मेरे पास लाओ, मैं कुछ जादुई शब्द, कुछ मैजिक स्पेल्स जो है चैंट करूँगा, यानी कुछ मंत्र पढ़ूंगा, और फिर वो औषधि, वो पोशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक मैजिक पोशन में। एंड क्या होगा उससे तुम एक ड्रॉप भी किसी की चीज़ पर डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड में। लेट्स चेक द आंसर। ओके, द सेज हेल्प्ड Ramanatha by informing him that there existed such a magic potion and he could make such a potion. तो जो सेज, जो साधु थे, उन्होंने कैसे मदद करी रामनाथ की? उसको इन्फॉर्म करते हुए, ये जानकारी देते हुए कि हाँ हाँ, एक इस तरीके का पोशन, जादुई औषधि वाला जो है एग्जिस्ट करता है, यानी इस दुनिया में होता है, और तुम बिल्कुल बना सकते हो इस तरीके के पोशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think Ramanatha will be able to collect the dew?
गिव अ रीज़न। क्या आपको लगता है कि जो रामनाथ है वो ड्यू को, यानी ये जो ओस की बूंदें हैं, जो ड्यू के ड्रॉप्स होते हैं लीव्स पर, उनको कलेक्ट कर पाएगा? क्या वो उनको इकट्ठा कर पाएगा? गिव अ रीज़न। अगर आपको लगता है हाँ कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको रीज़न, वजह देनी पड़ेगी कि क्यों आपको लगता है कि वो कलेक्ट कर पाएगा। अगर आपका आंसर है नो, कि नहीं भाई वो तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो भी आपको एक रीज़न, एक वजह देनी पड़ेगी कि नहीं भाई वो नहीं, अगर वो हाँ कलेक्ट कर पा रहा है तो वो कैसे कलेक्ट करेगा। तो इसमें आप येस भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही जाएगा, साथ में अगर आप एक वैलिड रीज़न दे दो। अगर आप नो भी लिखते हो और साथ में एक वैलिड रीज़न देते हो तो भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं जाएगा। ये आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला क्वेश्चन। अगर यहाँ तक चैप्टर हमने जितना पढ़ा है, उतना पढ़ के जितना मुझे समझ में आया, मुझे अगर आंसर में मैं बात करूँ तो मुझे लगता है नहीं, वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। भले स्टोरी में उसने कलेक्ट कर लिया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा क्या थॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, रामनाथ विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज, अब मैं रीज़न दे रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई नो वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो यू हैव टू गिव अ वैलिड रीज़न, सही रीज़न देना है। बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू विथ हिज हैंड्स। तो मुझे लगता है भाई नहीं, रामनाथ बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा ये ड्यू ड्रॉप्स, क्योंकि ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो 5 लीटर ऑफ ड्यू को कैसे कलेक्ट करेगा, दैट टू विथ हिज हैंड्स, अपने हाथ से एक एक बूंद निकाल निकाल के उसको 5 लीटर पानी कलेक्ट करना है। तो आई फील दैट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ही वोंट बी एबल टू डू दैट, वो नहीं कर पाएगा। आपको लगता है येस वो कर पाएगा, तो आप लिखिए इस तरीके से, येस ही विल बी able to collect the due, फिर उसके बाद आपको रीज़न देना है, तो आप लिखेंगे बिकॉज if he does hard work, if he is hard working, because if he is working hard anything is possible। तो इस तरीके से अगर आप येस भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मेरा आंसर नो था, अगर आपको येस में लिखना है तो यू कैन डू दैट, दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये देखें, फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ एंड किया था, यहाँ एंड किया था कि सेज ने क्या बताया था कि तुम जितने चाहो बनाना प्लांट्स जो है क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक करो, लेकिन याद रखो कि तुम्हें उन प्लांट्स का लुक आफ्टर यानी देखभाल खुद करनी है, और जो ड्यू ड्रॉप्स है खुद अपने हाथों से कलेक्ट करने, इकट्ठा करने हैं। तो ऐसा सेज ने, साधु ने रामनाथ से कहा था। यहाँ हमने कंप्लीट किया था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट। ओके, लेट्स रीड। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his fields, his large fields which had been lying empty all these years। अब रामनाथ घर जाता है और अपनी वाइफ मधुमती से बात करता है, यानी इस पूरे बारे में डिस्कस करता है कि कैसे वो सेज से मिला और सेज ने उसको कैसे बताया कि मैजिक पोशन वगैरह बनता है। और ये बातें डिस्कस करने के साथ अपनी वाइफ के बाद उसने स्टार्टेड क्लीनिंग हिज फील्ड, अपनी जो फील्ड्स थी, जो उसके बड़े बड़े लैंड थे, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे अपनी डेथ के बाद, उन सब, वो इतने सालों से इट वाज ऑल एम्प्टी, ऑल दीज ईयर्स ऐसे ही फालतू पड़े हुए थे, वो लैंड्स खाली पड़े हुए थे, जंगली पेड़ उग गए थे, गंदगी हो गई थी वहाँ। उसने अपने फील्ड्स को साफ़ करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे बनाना के प्लांट्स ग्रो करने। यस, देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। फिर उसने वहाँ क्या प्लांट किया, क्या उगाया? रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, यानी इस तरीके से लंबे लंबे बनाना प्लांट्स लाइन से उसने इस तरीके से बहुत सारे उगाए। अगर आप इस तरीके से पिक्चर में देखेंगे, सो दीज आर रोज ऑफ बनाना प्लांट्स की। एक रो ये रहा, फिर थोड़ा गैप, फिर एक रो ये रहा, फिर इसके बाद और एक लाइन की गैप एंड नेक्स्ट रो। इस तरीके से उसने क्या किया? रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट किए। ही टेंडेड them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care।
हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। अब उसने क्या किया, उसने इन सारे प्लांट्स को खुद टेंड किया। टेंड मतलब लुक्ड आफ्टर, जब आप किसी चीज़ की लुक आफ्टर करते हो या फिर खुद केयर करते हो, तो उसने क्या किया, उसने इन प्लांट्स की बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक देखभाल करी, खुद केयर करी। और पूरे विंटर के जो मंथ्स होते हैं, पूरे जो ठंड के मौसम के महीने में होते हैं, जितना हो पाया, जितनी कोशिश वो कर पाया, उतना ड्यू उसने कलेक्ट किया। जो भी फॉर्म है ना, जो भी बन जाता है ना ड्यू ड्रॉप्स लीव्स के ऊपर विंटर सीजन में, वो उसने बहुत केयर, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बूंद कलेक्ट किया। साथ ही साथ उसकी वाइफ ने भी उसकी क्या करी, मदद करी। अब वाइफ ने उसकी मदद कैसे करी वो हम आगे पढ़ते हैं। अब सेंट ने, यानी जो साधु था, जो वो सेज था, उसने क्या बोला था कि तुम्हें अपने हाथों से खुद ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने। तो ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने का काम तो रामनाथ ने ही किया, उसकी वाइफ ने उसकी मदद करी, ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने में नहीं, दूसरी तरीके से। क्या मदद करी उसकी वाइफ ने, लेट्स रीड। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। यानी अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने बनाना के पेड़ लगाए हैं तो उसमें बनाना फ्रूट भी ग्रो होगा। ड्यू ड्रॉप्स तो कलेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो वो फल, जो बनाना उग रहे हैं, वो भी तो उसको मिल रहे हैं। तो मधुमती ने क्या किया, जो फ्रूट्स था बनाना का वो उसने कलेक्ट किया और मार्केट में जाके उन फ्रूट्स को वो बेचती थी, जिसके बदले उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। यानी इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाना स्टार्ट किए। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब ओवर द ईयर्स यानी इस तरीके से कई साल बीतते गए, और जैसे जैसे साल बीतते गए, रामनाथ मोर एंड मोर, यानी रामनाथ ने और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना के जो प्लांट्स हैं वो लगाता गया, बढ़ाता गया, यानी उसने अपने फील्ड्स पे जितने हो सके बनाना प्लांट्स ग्रो करते गया। और इससे क्या हुआ, इससे आज की डेट में उसके पास क्या था, ह्यूज बनाना प्लांटेशन, यानी पूरा बनाना प्लांटेशन, एक पूरी ऐसी फील्ड थी जिसमें सिर्फ बनाना के ही प्लांट्स क्रॉप्स पूरे ग्रो हुए थे। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। अब टोटल 6 साल हो गए हैं। अब इस बनाना प्लांटेशन को बढ़ाते बढ़ाते, ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करते हुए कितने साल हो गए उसको, 6 साल हो गए। अब छठे साल के एंड में, अंत में क्या हुआ, फाइनली उसने अपने 5 लीटर ऑफ ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर लिए थे। किसने, रामनाथ ने। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत खुश हो गया वो अपने इस तरीके से प्लांटेशन को देख के कि अब मेरे फाइनली ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट हो गए 5 लीटर्स। केयरफुली he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he turned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. अब बहुत ध्यानपूर्वक रामनाथ उस 5 लीटर की जो बॉटल थी ड्यू ड्रॉप्स की, उसको सेज यानी साधु के पास लेकर गया। सेज ने रामनाथ को देख के स्माइल किया और उस पानी के ऊपर कुछ मटर किया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटर्ड, स्पोक इनटू लो वॉइस, जब आप बहुत धीरे धीरे कुछ आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़ते होते इस तरीके से, उसे हम कहते हैं मटर। तो सेज ने कुछ बहुत धीमी आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने ये बॉटल रिटर्न कर दी किसको, रामनाथ को, और बोला ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट यानी सेज ने रामनाथ से बोला कि अब कोशिश करके देखो, यानी इस पानी को किसी चीज़ पर छिड़क कर देखो वो चीज़ गोल्ड में बदलती है कि नहीं। तो रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स, कुछ पानी की बूंदें एक कॉपर वेसल मतलब क्या होता है, कॉपर यानी ये जो कॉपर एक टाइप का मेटल होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तो तांबे के एक बर्तन के ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो है, कुछ बूंदें जो थी उसने स्प्रिंकल करी, यानी इस तरीके से छिड़की। यस। और फिर वेट करने लगा कि अब ये पूरा कॉपर का जो बर्तन है, तांबे का जो बर्तन है, वेसल है, ये गोल्ड यानी सोने में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। रामनाथ शॉक्ड, सरप्राइज कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, ये बर्तन तो गोल्ड में टर्न हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stacks of gold coins.
अब रामनाथ को बहुत गुस्सा आ गया। रामनाथ कहता है उस सेज से, उस साधु से कि दिस इज चीटिंग, ये तो मेरे साथ चीटिंग करी आपने, ये धोखा है, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने अपने जीवन के 6 साल, प्रेशियस 6 साल, यानी इतने कीमती, इतने वैल्यूएबल 6 साल वेस्ट कर दिए, और आपने, और इसको तो गोल्ड में कुछ ये टर्न हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी जो सेज महीपति थे, साधु थे, वो स्माइल करते रहे, और उन्होंने रामनाथ की जो वाइफ मधुमती है उसको आगे बुलाया कि तुम आगे आओ। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। जब साधु ने वो बॉक्स ओपन करने के लिए बोला, और जैसे ही मधुमती ने वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें क्या थे, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसमें स्टैक्स, स्टैक्स का मतलब भरपूर, भर भर के ढेरों ढेर गोल्ड के, यानी सोने के सिक्के थे। अब ये सोने के सिक्के कहाँ से आए थे, जो मार्केट में जाके वो बनाना बेचती थी, उससे कुछ पैसे आए, और उसने फिर सोने के सिक्के खरीद के उस बॉक्स में भरती जा रही थी। तो गोल्ड के कॉइन्स से भरा हुआ था उसके हाथ में वो बॉक्स। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation." तो अब जो सेज, जो साधु थे, वो किसकी तरफ मुड़े, अभी वो मधुमती से बात कर रहे थे, अब वो वापस रामनाथ की तरफ मुड़े, और रामनाथ बहुत सरप्राइज था, और कि क्या हो गया मेरे साथ, 6 साल भाई मेरे वेस्ट चले गए। तो रामनाथ से जो सेज थे वो कहते हैं कि इस दुनिया में देयर इज़ नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई मैजिक पोशन, कोई मैजिक औषधि नहीं है कि जिससे हर चीज़ या कोई भी चीज़ गोल्ड में बदल जाए। आपको हर चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। तुमने अपने लैंड पे, अपनी ज़मीन पे हार्ड वर्क किया, यानी बहुत मेहनत करी, और ये पूरा प्लांटेशन तुमने खुद क्रिएट किया है, खुद बनाया है। ये जो बनाना प्लांट्स का जो प्लांटेशन है, ये तुमने अपनी मेहनत से अपनी फील्ड पर बनाया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इन बनाना ट्रीज़ की केयर कर रहे थे, प्लांटेशन कर रहे थे, उस टाइम तुम्हारी वाइफ क्या कर रही थी, मार्केट में जाके ये फ्रूट्स को बेच रही थी। That's how you got this money. और इसी तरीके से तुमने पैसे कमाए। It was your hard work that created this wealth. ये तुम्हारा हार्ड वर्क था, ये तुम्हारी मेहनत थी, जिससे तुमने ये पूरी वेल्थ, ये धन दौलत, ये पैसा तुमने बनाया है। नॉट मैजिक, ये कोई जादू नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत थी। सो नो मैजिक, ये कोई जादू नहीं था। क्या था, ओनली हार्ड वर्क, यानी मेहनत। ओके, इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। तो साधु कहते हैं इससे रामनाथ से कि अगर मैं ये बात तुम्हें पहले बोलता कि अरे जाओ अपनी फील्ड्स पे मेहनत करो, कुछ प्लांटेशन उगाओ, तो तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात थी कि नहीं मैजिक पोशन बनाना है, मैजिक पोशन। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी ट्रिक खेली, यानी छोटी सी चाल चली, ताकि तुम जाके मेहनत करो और पैसे कमाओ, और तुम्हारी आँखें खुलें, तुमको विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई जादुई पोशन या मैजिक पोशन नहीं होता। लाइफ में पैसे कमाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई जादू से पैसे किसी के पास नहीं आते। Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. तो रामनाथ समझ गया था विजडम को, विजडम यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग, इस गहरी सोच को, सेज की इतनी गहरी बात, इतनी नॉलेजेबल, इतनी ज्ञान भरी बात को फाइनली रामनाथ समझ गया कि अच्छा, जो इन्होंने मेरे साथ ट्रिक खेली है, इसके बिहाइंड, इसके पीछे जो डीप अंडरस्टैंडिंग, जो गहरी सोच की समझदारी की बात है, वो ये है कि लाइफ में कोई जादू वादू पोशन नहीं होता, कोई मैजिक पोशन नहीं होता, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और उस दिन से लेके रामनाथ वर्क इवन हार्डर, यानी और ज़्यादा मेहनत करने लग गया अपने प्लांटेशन पर, अपनी फील्ड पर, और पैसे कमाने लग गया। एंड उसको समझ में आ गया कि क्या लेसन था। यस, एंड फाइनली द स्टोरी इज एंड ओवर हियर, कंप्लीट होती है। एंड हु हैज़ रिटन दिस स्टोरी, सुधा मूर्ति जी ने ये स्टोरी लिखी है। जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये सुधा मूर्ति जी हैं। कौन है ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी सोशल वर्कर है, समाज सेविका है, दुनिया में बहुत मदद करती हैं
लोगों की। ये एक ऑथर हैं यानी कहानियाँ भी लिखती हैं, यस, और ये एक एडुकेटर है यानी लोगों को पढ़ाती भी हैं कई सालों से, काफ़ी, शी इज़ अ वेरी फेमस लेडी, ओके। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मिलती है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस सोच में नहीं रहना है कि कोई जादुई औषधि है, कोई पोशन है या क्या। आपको पर्सिवियरेंस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। व्हाट इज़ पर्सिवियरेंस, यानी कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल मेहनत करी, पैसे कमा लिए, बैठ गए, भाई 1 साल बाद वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली काम करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे, लाइफ में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो मिलना। गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान की पूजा करते रहो, भगवान मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको खुद की मदद खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आज मैं घर बैठी हूँ, अरे भगवान पैसे मिल जाए, नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आके पढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, यस, तब जाके हाथ में सैलरी मिलेगी, यस। तो इस तरीके से इंसान पैसा कमाता है या लाइफ में सक्सेसफुल होता है, या जो वो चाहता है वो उसको मिलता है। यू हैव टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, ओके। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट 2 ऑफ चैप्टर से रिलेटेड हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री। रामनाथ एंग्री क्यों हो गया था, बहुत गुस्से में क्यों आ गया था? तो ऑब्वियसली जैसे ही उसने उस कॉपर वेसल के ऊपर वो ड्यू ड्रॉप स्प्रिंकल करे, छिड़के, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो पूरा जो वेसल है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो हुआ नहीं तो गुस्से में आ गया, और उसने किसको बोला, सेज को, साधु को, कि भाई मेरे साथ ये चीटिंग है, आपने चीटिंग करी है। दैट्स व्हाई ही गॉट वेरी एंग्री जब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। Ramanath was angry because nothing happened to the copper vessel. He thought that the copper vessel would change to gold after sprinkling the magic potion. तो रामनाथ बहुत एंग्री हुआ था क्योंकि उस कॉपर वेसल, उस तांबे के बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा था कि जब मैं इस कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल करूँगा, यानी मैजिक पोशन, ड्यू ड्रॉप्स के जो ड्रॉप्स हैं वो जब स्प्रिंकल करूँगा, छिड़कूँगा, तो इट विल चेंज टू गोल्ड, वो सोने में हो जाएगा। लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो बहुत गुस्से में आके उसने कहा सेठ से कि दिस इज चीटिंग, ये मेरे साथ धोखा किया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामनाथ और उसकी वाइफ मधुमती दोनों ने मिलके वेल्थ कैसे क्रिएट करी। वेल्थ मतलब जितनी भी धन दौलत उन्होंने कमाई वो उन्होंने कैसे बनाई। तो जब रामनाथ फील्ड पर प्लांट्स को देखता था, केयर करता था, उनकी देखभाल करता था, तो जो फ्रूट्स थे, जो बनाना फ्रूट्स निकलते थे उन प्लांट्स में से, मधुमती मार्केट में जाकर बेचती थी, और बेचने के बाद उसने जो पैसे कमाए, इस तरीके से दोनों वाइफ हस्बैंड ने मिलकर अपनी वेल्थ, अपनी धन दौलत बनाई। लेट्स चेक द आंसर। Both Ramanath and Madhumati created wealth by sheer, that is complete hard work. He planted the crop of bananas into a plantation and Madhumati sold the fruits in the market. तो दोनों, चाहे रामनाथ हो और उसकी वाइफ मधुमती हो, उन्होंने ये वेल्थ, ये धन दौलत कैसे क्रिएट करी? बाय शेयर हार्ड वर्क। इस वर्ड शेयर का मतलब है कंप्लीट, यानी पूरी तरीके से दोनों ने हार्ड वर्क, दोनों ने मेहनत करी, तब जाके उन्होंने ये वेल्थ, ये धन दौलत बनाई। ही यानी जो रामनाथ था वो क्रॉप यानी बनाना के जो पेड़ था वो प्लांट करता था, लगाता था, और फिर साल बाद, एक साल बाद उसने एक प्लांटेशन बनाई, यानी पूरी फील्ड ही बनाना क्रॉप से उसने भर दी। और मधुमती क्या करती थी, ये जो बनाना फ्रूट्स थे, जो केले थे, वो मार्केट में जाके बेचती थी, जिसके बदले उसको क्या मिलते थे? पैसे। और इस तरीके से दोनों वाइफ हस्बैंड ने हार्डवर्क करके, मेहनत करके पैसे यानी वेल्थ, अपनी धन दौलत कमाई। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हमें बहुत ब्यूटीफुल मैसेज सीखने को मिला। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। एंड साथ ही साथ सभी टॉप कोर्सेज, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम के हो, सभी टॉप कोर्सेज जो है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जिनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो। मेरा अगला वीडियो इसी चैप्टर की समरी का होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।